लोग का निम्सर 2026 का रिजल्ट आ गया है। सबसे बड़ी बात यह निम्सर 2026 के रिजल्ट में और टॉप 10 ऑल इंडिया टॉप 10 के अंदर 4 स्टूडेंट है और 445 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ, जो पूरे इंडिया का हाईएस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शन है। सबसे बड़ी बात, टॉप 10 के अंदर जो हाईएस्ट नंबर ऑफ रैंक है और हाईएस्ट नंबर सिलेक्शन है टॉप 10 के अंदर 4 सिलेक्शन, वो भी हाईएस्ट है पूरे इंडिया में। 445 जो सिलेक्शन है पूरे इंडिया का हाईएस्ट नंबर सिलेक्शन है। सबसे बड़ी बात ये कि मैंने जो लाइन लिखता हूँ साइंटिस्ट रिजल्ट पावर ऑफ जे में, ये लाइन इसलिए बहुत दमदार है कि लाइन अपनी अकेडमी के अलावा कोई भी व्यक्ति इस लाइन को लिखने की क्षमता नहीं है। कि कारण क्या, अभी तुम देखोगे कि अगर कोई रैंक अभी दिखेगी भी तुम्हें कहीं, तो वो लड़का एक कोचिंग में भी उसके रैंक दिखेगी, दूसरी कोचिंग में रैंक दिखेगी, बाद में वो लड़का पहली कोचिंग में भी, कोचिंग ए में भी इंटरव्यू दे रहा होगा, कोचिंग बी में भी दे रखा होगा, बाद में कोचिंग सी में भी इंटरव्यू दे रखा होगा, या हो सकता है चारों जगह उसके रैंक दिखे, चारों जगह इंटरव्यू दिखे। ये काम अपने एकेडमी में नहीं होता, इसलिए लाइन सिर्फ अपनी एकेडमी लिखती है ऑथेंटिसिटी पावर ऑफ जे में। समझ में आ रहा है? ऑल इंडिया जो थर्ड रैंक है अश्विन गुप्ता की, ऑल इंडिया थर्ड रैंक है 2026 में ऑल इंडिया थर्ड रैंक अश्विन गुप्ता है। मैं बुलाऊंगा भी, मुझे रिजल्ट बताने दो। ऑल इंडिया फोर्थ रैंक है ओम प्रकाश सिसोदिया की। ऑल इंडिया 8th रैंक है मुरली पाटीदार की। और ऑल इंडिया 10th रैंक है केशव कमेडिया की। अपने यहाँ रिजल्ट की प्योरिटी, सबसे बड़ी प्योरिटी ये है कि मैंने बताया ना कि अदर्स सभी जगह अदर कोचिंग में देखोगे तो वही रैंक तुम्हें कोचिंग ए में देखने को मिल जाएगा, वही रैंक कोचिंग बी में देखने को मिल जाएगा, वही कोचिंग सी में देखने को मिल जाएगा। इवन हद तो तब हो जाती है वो इंटरव्यू भी कोचिंग ए में दे रहा होता है कि मैंने यहाँ से तैयारी की, कोचिंग बी में भी जाके सेम चीज़ें बोलता है, कोचिंग मैंने यहाँ से तैयारी की, कोचिंग सी में भी जाके बोलता है यहाँ तैयारी की। क्यों बोलता समझ में नहीं आया, लेकिन स्टूडेंट बेचारे कंफ्यूज रहते हैं कि भाई साहब बता दो तुम हो कहाँ के, किस कोचिंग के। वो काम यहाँ पे अपने अकेडमी में कभी नहीं होता है। सबसे बड़ी बात ये कि जो टॉप 10 में ये 4 स्टूडेंट है और 445 सिलेक्शंस है, सारे बच्चे, सबसे बड़ी बात ये सुंदरता रिजल्ट की प्योरिटी है कि सारे जो बच्चे टॉप 10 वाले स्टूडेंट है ये अभी लाइव तुम्हें दिखेंगे, जो मैं एक एक करके बुलाऊंगा और यहाँ अपने में पूरी जर्नी जेमे की बताएंगे सेम डे में सेम चीज़, क्योंकि एकेडमिक स्टूडेंट है इसलिए एकेडमी को आवश्यकता नहीं पड़ती कि इंटरव्यू परसों होगा नर्सों होगा, आज कोचिंग ए में जाकर इंटरव्यू दे दिया, फिर कोचिंग बी से कॉल आया तो वहाँ दे दिया, यहाँ पे आवश्यकता नहीं पड़ती। तो यही इसीलिए ये लाइन लिखी जाती है ऑथेंटिसिटी रिजल्ट पावर ऑफ जे में। और ये लाइन एकेडमी इसलिए लिखता है कि रिजल्ट की प्योरिटी है कि अपनी एकेडमी का एक सिंगल रैंक भी दुनिया के किसी भी कोचिंग के पोस्टर पे नहीं दिखेगा। लेकिन अदर में तुम्हें देखोगे कि बहुत सारी रैंक इधर उधर दिख जाती है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं।
तो सबसे बड़ी बात ये है कि जो 445 सिलेक्शन, ये हाईएस्ट नंबर सिलेक्शन पूरे इंडिया का है निम्सट 2026 में, और टॉप 10 के अंदर ऑलरेडी 3rd रैंक है, 4th रैंक है, 8th रैंक है, 10th रैंक है। मैं एक एक करके सारे बच्चों को जब मैं बुलाऊंगा उसके पहले इनके रैंक कार्ड भी दिखा देता हूँ, क्योंकि ऑथेंटिसिटी का मतलब है कि उनके रैंक्स वाकई ऑल इंडिया रैंक जब निम्सट ने घोषित किए उनके रैंक क्या है, मार्क्स क्या बने, और उनके मार्क्स के बाद क्या, फिर एक एक करके मैं जब उनको स्टेज में बुलाते जाऊंगा तो उनको स्वागत सत्कार के साथ लेके आओ, और वो अपने जेमे की जर्नी बताएंगे, जिससे बहुत सारे बच्चों को मदद मिलेगी कि कैसे उन्होंने उनकी जेमे की जर्नी कैसी थी, कब ज्वाइन किया था, क्या उनकी पृष्ठभूमि थी, क्या वो वाकई टॉप 10 में अगर उनकी रैंक है तो क्या वाकई पढ़ने में वो शुरू से अच्छे थे या फिर ब्रिलियंट स्टूडेंट थे कि एवरेज या बिलो एवरेज थे। उनसे उन बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को हेल्प मिलेगी जो बच्चे अभी निम्सट 2027 के लिए प्लान कर रहे हैं या निम्सट 2028 के लिए प्लान कर रहे हैं, तो अपनी जर्नी बताएंगे तो उन बच्चों के जर्नी से तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा कि अगर ये बच्चे इतने वीक कमजोर, ये सारे बच्चे बिलो एवरेज स्टूडेंट है, ये सारे बिलो एवरेज स्टूडेंट अगर कर सकते हैं तो कोई बच्चा कर सकता है, उनकी जर्नी से सीखने को मिलेगा। एक एक करके मैं इनके रैंक कार्ड भी दिखाते जा रहा हूँ। ये अश्विन गुप्ता, नाम अश्विन गुप्ता, एप्लीकेशन नंबर NIT 2026103115 है इसकी एप्लीकेशन नंबर, और इसकी जो ऑल इंडिया रैंक है 3rd है, टोटल स्कोर बने थे 594। अगला रैंक कार्ड है ओम प्रकाश सिसोदिया की, और ओम प्रकाश सिसोदिया की ऑल इंडिया रैंक 4th है, और स्कोर टोटल जो नेट स्कोर बने 565.50। इसके बाद अगले ये स्कोर कार्ड जो है रैंक कार्ड है मुरली पाटीदार की है, और इसकी ऑल इंडिया 8th रैंक है, और इसके जो स्कोर है 481.50 है। अगला रैंक है केशव कमेडिया की, और इसके निम्सट में ऑल इंडिया 10th रैंक है, और स्कोर है 470। तो देखो अभी निम्सट का रिजल्ट ऑनलाइन ऑफलाइन का डेटा बहुत ज़्यादा है, कंपाइल हो रहा है, लेकिन कंपाइल देखो रिजल्ट 5 बजे आया, पिछले बार रिजल्ट आ गया था 11 बजे, तो कंपाइल के लिए पूरा समय था, दिन पूरा मिल गया था, 7-8 घंटे का टाइम। अगर अभी कंपाइलेशन चल ही रहा रिजल्ट का आधार, और कंपाइलेशन के बाद रिजल्ट में के नंबर ऑफ सिलेक्शंस भी तुम्हें बढ़े हुए दिखेंगे, तो अभी चल रहा है, पूरा कंपाइल होने के बाद पूरा कंप्लीट पोस्टर जनरेट होगा, जिसमें टॉप 10, टॉप 20, टॉप 50, टॉप 100, टॉप 200, 300 सारे बच्चों का रिजल्ट डिस्प्ले होगा। लेकिन अभी अगर पूरा कंपाइलेशन का वेट करता तो ये सेलिब्रेशन समय नहीं हो पाता, फिर गर्ल्स के जाने का टाइम हो जाता है, और ऑलरेडी रिजल्ट 5 बजे आया, पिछले साल रिजल्ट जल्दी आ गया था। सबसे बड़ी बात यह है कि ये निम्सट 2026 का रिजल्ट है, जिसमें टॉप 10 वाले बच्चों ने जगह बनाए, तो वो उन बच्चों के लिए, जैसे जो बच्चे अभी ये निम्सट की एग्जाम दे चुके हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो बच्चे भी देने वाले हैं, खासकर 27 में देने वाले हैं, 28 को टारगेट कर रहे हैं, 27 को टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए इनके जेमे की जीवन यात्रा कैसी थी, कैसे निम्सट की जर्नी थी, 2026 की तैयारी के पहले उन्होंने क्या स्ट्रेटजी अपनाई, क्योंकि मैंने रणनीति स्ट्रेटजी सभी बच्चों को समान बताया था, उन्होंने क्या अपनाया कि वो टॉप 10 के अंदर अपनी जगह बनाए, क्या डू और डोंट क्या क्या थे उनके, क्या रणनीति के साथ साथ क्या फॉलो किया, क्या वाकई वो बहुत स्टार्टिंग में बहुत पढ़ने में अच्छे थे, ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, उनकी पृष्ठभूमि कैसी रही, ये सारी चीज़ जानने को अगर मिलेगा तो ये मालूम पड़ेगा कि अगर ये सारे बिलो बच्चे अगर टॉप 10 में रैंक बना सकते हैं तो कोई बच्चा जा सकता है। आज NIT त्रिची अलॉट हो गया इनको, और इंडिया का टॉप मोस्ट कॉलेज में है, इनके साथ बहुत सारे बच्चे NIT त्रिची जा रहे हैं, क्योंकि 445 सिलेक्शन में मेजोरिटी NITs में, चाहे वो NIT त्रिची हो, वारंगल हो, MNR हो, या कुरुक्षेत्र हो, या फिर तुम्हारा भोपाल हो, सब में मेजोरिटी जेमिनस का कब्जा रहेगा। मेजोरिटी नंबर ऑफ स्टूडेंट, पूरे इंडिया का हाईएस्ट नंबर सिलेक्शन जितने में से अकेडमी से जो 445 सिलेक्शन। तो मैं एक एक करके सारे निम्सट 2026 में जो बच्चे ऑल इंडिया टॉप 10 रैंक के अंदर हैं, क्योंकि समय अब बहुत कम बचा है, तो सारे टॉप 100 रैंक या टॉप 20 रैंक, टॉप 100 रैंक वाले को बुला के, जैसे पिछले बार टाइम काफ़ी था तो मैंने टॉप 100 रैंक वालों को बुलाया, लेकिन इंट्रोडक्शन टॉप 10 रैंक वालों का ही हो पाया था। अब चूंकि अभी 8:30 बज रहे हैं, तो मैं जो बच्चे निम्सट के अंदर टॉप 10 रैंक के अंदर जगह बनाए
उन बच्चों को मैं बुलाते जा रहा हूँ, तो एक करके मैं बुलाऊंगा। और उसके बाद जब ये बच्चे आ जाएंगे स्टेज में, तो वो अपनी पूरी जर्नी बताएंगे, जिससे बहुत सारे बच्चों को बाद में मालूम पड़ेगा कि अगर खासकर जो 2027 में आगे एग्जाम देने वाले हैं, क्योंकि समय कम है, नहीं पिछले बार जैसे टाइमली रिजल्ट आ गया था, सुबह 10 बजे आ गया था, तो सारे टॉप 100 वाले बच्चों का इंट्रोडक्शन हुआ। फिर मैं इसके बाद अवार्ड सेरेमनी में फिर आगे सारे बच्चों का इंट्रोडक्शन मैं कराऊंगा 1 to 1। तो सबसे पहले मैं बुला रहा हूँ जिसकी नेमसेट अश्विन गुप्ता को बुला रहा हूँ, जिसकी नेमसेट 2026 में ऑल इंडिया 3rd रैंक है। अब मैं बुला रहा हूं ओम प्रकाश सिसोदिया को, जिसकी ऑल इंडिया 4th रैंक नेमसेट 2026 में। अब मैं बुला रहा हूं मुरली पाटीदार को, जिसकी नेमसेट 2026 में ऑल इंडिया 8th रैंक है। अब मैं बुला रहा हूँ केशव कमेडिया को, जिनसे नेमसेट 2026 में ऑल इंडिया 10th रैंक है। तो सबसे पहले यह है कि हम देखेंगे कि इन लोगों की जो बच्चे नेमसेट 2026 में टॉप 10 में जगह बनाए, उनकी जीवन यात्रा क्या थी, किस ढंग से तैयारी किया, क्या पैटर्न था। तो सबसे पहले मैं जैसे अश्विन गुप्ता की बात करें, तो अश्विन गुप्ता ऑफलाइन बैच का स्टूडेंट था, जिसका मैं इंट्रोडक्शन कराने जा रहा हूँ। और ऑफलाइन में रहते हुए ये जैसे सबसे बड़ी बात ये होती है, क्योंकि मैथ्स वाला बच्चा जब टॉप करता है तो आश्चर्यचकित नहीं होता, कोई कि मैथ्स बैकग्राउंड था। अश्विन का बैकग्राउंड ये था कि अश्विन कॉमर्स बैकग्राउंड का स्टूडेंट था। सबसे बड़ी बात यह कि 12th में परसेंटेज भी इसकी 54% थे, क्योंकि 54% वाला बच्चा कभी सोच नहीं सकता कि मैं आगे कोई बड़ी एग्जाम के लिए प्लान करूंगा। मैथ्स में शुरू से वीक था, जैसा बताया इसने जब मैं काउंसलिंग के लिए बुलाता था कि सर मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड है, मैथ्स शुरू से वीक था, तो मैथ्स फियर फैक्टर था। और फियर फैक्टर होने के कारण इसने मैथ्स सब्जेक्ट लिया नहीं, कॉमर्स लिया। फिर बाद में इसको मालूम पड़ा कि कॉमर्स लेने के बाद कोई भी फ्यूचर प्लान ये नहीं कर सकता, अच्छा किसी फील्ड में नहीं जा सकता। तो फिर अपने ही कई सारे बच्चे जो इसके टच में थे, उनसे इनके सीनियर से बात किया। नेमसेट 2024 के रिजल्ट में जब आयुषी नाहर थी, जिसकी ऑल इंडिया 2nd रैंक थी, कॉमर्स बैकग्राउंड थी, उससे मोटिवेट होकर ये फिर एकेडमी आया। और जब ये इसने काउंसलिंग लिया तो इसका यही था कि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड होने के बाद क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा। मैंने कहा सिलेक्शन क्या, अगर मेहनत करोगे तो टॉप 10 के अंदर रैंक भी आ सकती है तुम्हारी, और क्यों बेहतर नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ी बात यह कि ये महाराष्ट्र में, तुमने देखा कि महाराष्ट्र में भी 100% स्कोर है, तो न सिर्फ मात्र 100% स्कोर इसको लाया। बल्कि नेमसेट जैसा पेपर में इतनी टफ एग्जाम में ये ऑल इंडिया 3rd रैंक पे आया। बाकी ये जर्नी अपनी खुद बताएगा कि कैसे ऑल इंडिया 3rd रैंक नेमसेट में लेके आया। महाराष्ट्र में 100% स्कोर लेके आया, और बाकी KIT में भी 100% स्कोर है, महाराष्ट्र में 100% स्कोर है। 100% में तो उससे ऊपर कोई परसेंटाइल स्कोर होता नहीं है, और NIT में टॉप 10 के अंदर रैंक लाया। तो कैसे ये तैयारी किया, उन बच्चे सभी बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत है। जो बच्चे ऐसा लगता है कि हम वीक है, कमजोर हैं, जब एक कॉमर्स वाला बच्चा जिसके सिर्फ 54% थे 12th में, ग्रेजुएशन में BCA में भी एवरेज परसेंटेज है, उसको करके अगर ऑल इंडिया 3rd रैंक ला सकता है, तो कोई भी बच्चा बेहतर कर सकता है। तो ये जर्नी प्रेरणादायक उन बच्चों के लिए रहेगी जो बच्चे अपने आप को वीक, कमजोर समझते हैं, या तो प्लान नहीं करते, या प्लान करते समय बार बार घबराते हैं। अश्विन। सर्वप्रथम मां शारदा को नमन एवं गुरुदेव को चरण स्पर्श, और आप सभी को वंदे मातरम। मेरा नाम अश्विन गुप्ता है, सबने इंट्रोडक्शन वैसे दे ही दिया है। और मेरे नेमसेट 2026 में जो मेरा अचीवमेंट है, जो मेरी 3rd रैंक आई है, वो मैं डेडिकेट करना चाहूँगा JMA को और सर को। मुझे नहीं लगता बिना JMA के मैं सिलेक्शन भी पा सकता था, क्योंकि मेरी मैथ में बहुत ही ज़्यादा कंडीशन ख़राब थी। इसलिए मैंने मैथ के जो ऑप्ट भी नहीं किया था 11th में, कॉमर्स के लिए गया था। तो और उसमें भी ऐसा पढ़ने में कोई बहुत होशियार नहीं था,
उसमें भी मेरे 11th-12th में 11th में 55% ही बने थे और 12th में 54% मार्क्स ही बने थे, और वो भी हिंदी इंग्लिश के कारण बूस्ट हुआ है इतना, वरना जो 3 मेन सब्जेक्ट होते वो तो बेयर मिनिमम पास हूँ 33% से मैं। तो ऐसा नहीं है कि बहुत पढ़ने वाला था पहले से, और मैथ के अलावा भी ऐसा नहीं है कि पढ़ने का था। लेकिन बात जब मैंने ग्रेजुएशन ख़त्म किया उसके बाद तो मैंने अपना सोचना चालू किया था कि मैं क्या करूं। उस टाइम पे 2024 में मेरा जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, तब 2024 के निमसेट एग्ज़ाम में जो आयुषी दीदी की रैंक लगी थी JMA से, मैंने देखा जब रैंक देखते हैं क्या कहाँ से पढ़ना चाहिए, आपको क्या तैयारी करना चाहिए, तब मैं देख रहा था तब तो उनका भी बैकग्राउंड कॉमर्स था। तो और ऐसे और भी सारे बच्चे थे जिनकी कॉमर्स थे बैकग्राउंड, लेकिन फिर भी वो टॉप रैंक में आते थे, टॉप 10 में आते थे इस अकेडमी से। तो उधर से फिर मैंने ज्वाइन किया। सर ने शुरू से जब क्लास ली, ओरिएंटेशन क्लास ली थी सर ने पहले दिन, उसमें सब समझाया कि कैसे पढ़ना रहेगा, क्या रोड मैप रहेगा पढ़ने के लिए, कैसे तैयारी करनी रहेगी। और उसके बाद सर जब भी शुरू से क्लास लेते थे एकदम बेसिक से स्टार्ट करते थे हर चीज़, तो उससे भी काफ़ी रहता है कि अब जैसे मैं कॉमर्स से था तो काफ़ी ऐसे सब्जेक्ट थे, टॉपिक कैसे नाम थे जो पहली बार सुनने को आते हैं, उससे पहले पता ही नहीं था कि ये भी मैथ के ही टॉपिक होते हैं, तो उनमें कवर करना बहुत मुश्किल रहता। तो सर ने शुरू से बोला था कि शुरू से मेहनत करना, शुरू से पढ़ना, बस सर जो बोलते गए वो वैसा करता गया मैं, और आज यहाँ पे खड़ा हूँ। बहुत बड़ा अचीवमेंट है मेरे लिए। एग्ज़ाम के टाइम पे भी जब मैं जा रहा था, तो एग्ज़ाम के 2 दिन पहले जो पेपर था उसमें मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा घबरा गया था, तो उसमें स्ट्रेस ज़्यादा आ गया था कि एग्ज़ाम बस 2 दिन बाद ही है। तो उसमें भी सर ने जब काउंसलिंग के लिए बुलाते हैं सर, और क्लास में भी सर जो मोटिवेशन देते हैं उससे काफ़ी मदद मिली। फिर अगले दिन पिकअप किया, और जो आखिरी में सर मोटिवेशन लेक्चर दे के भेजते हैं वो बहुत हेल्प करता है कि वहाँ पे एट द मोमेंट आपको बहुत सारी चीज़ें कंफ्यूज करने लगती हैं, एक क्वेश्चन देख के घबराने लगते हैं। तो वो जैसे सर बोलते हैं कि कुछ टाइम बाद अपनी आंखें बंद करके 5 सेकंड के लिए रिलैक्स कर लो, थोड़ी थोड़ी देर में पानी की सिप लेते रहो, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी हेल्प करती हैं। उसमें ऐसा लगता है कि बस सर बगल में ही बैठे हैं कि हाँ भाई पानी का टाइम हो गया, पी लो, फिर हाँ भाई आंखें इधर तक कर लो, तो उससे काफ़ी हेल्प मिलने लगती है। ऐसा लगता है कि बस सर ही पढ़ के सुना रहा है क्वेश्चन सामने। तो ये सब हुआ उस टाइम पे निमसेट में, यही थॉट चल रहे थे मेरे। तो उसके बाद जब मैथ का सेक्शन हुआ, फिर लॉजिक का हुआ, फिर कंप्यूटर इंग्लिश, ऐसे देता गया मैं। बाद में मेरे को अटेम्प्ट क्योंकि बहुत कम थे कंपैरिजन टू पिछले साल के या उससे पहले के देखे जाएं, जो मतलब जो टॉप नंबर्स लाते हैं उनके अटेम्प्ट देखे जाएं तो उस हिसाब से बहुत कम थे। तो मेरे को तो शुरू में लग रहा था पता नहीं सिलेक्शन के लिए कहाँ होगा मेरा, कहाँ ही रैंक आएगी। महाराष्ट्र में तो ठीक ठाक हो गया था, और फिर यहाँ पे आया मैं तो बोला सर बहुत टफ आया था पेपर, इससे टफ तो कभी आ ही नहीं सकता। फिर सर भी बोले हाँ ठीक है शांत हो, थोड़ी लो सांस लो। तो उसके बाद सर ने बोला ठीक है, बाकियों से भी पूछा, फिर आए, फिर थोड़ा पेपर कंपाइल हुआ, फिर सर ने बताया कि हाँ ठीक है ये सब भी देखो कॉपी से मैच करने वाले क्वेश्चन थे कॉपी के।
25-27 क्वेश्चन। उसके बाद देखा कि लगा हाँ काफ़ी तो कॉपी के क्वेश्चन थे, इसलिए बनते भी जा रहे थे। बाय ऑप्शन भी करता जा रहा था मैं, तो काफ़ी सारे क्वेश्चन। उसके बाद लगा कि हाँ ठीक है, थोड़ा वो इतना ख़राब नहीं गया अपना। फिर बाकियों के भी नंबर सुने तो मैंने कहा ठीक है, अभी ज़्यादा ख़राब नहीं है। JMA में जब मैं ज्वाइन किया तो काफ़ी सारे टेस्ट भी होते हैं। तो जैसे शुरू में सर प्री FT कराते हैं तो वो हर हफ्ते होती है जैसे, तो उससे एक कॉन्फिडेंस टाइप का शुरू से मिलने लगता है और एक रियलिटी दिखने लगती है कि कहाँ पे हैं हम अभी। और जैसे जैसे आगे पेपर देते जाते हैं डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ता जाता है पेपर का, हर टॉपिक डिफ़िकल्टी लेवल मेंटेन रहता है। उसके बाद समझ धीरे धीरे आखिरी में जो कॉन्फिडेंस बन जाता है ना कि हाँ कि शुरू में आते थे तो इतने कम नंबर आते थे, इतनी कम रैंक आती थी। फिर धीरे धीरे मेहनत करते गए, सर जो बोलते गए वो करते गए। सर ने बोला घर पे जाके पढ़ना तो पढ़ना ही है घर जाके, ऐसा नहीं है कि घर यहाँ से गए तो फिर एकदम फ्री हो गए। और सर ने बोला था कि हर चीज़ बताते, मतलब शेड्यूल भी बताते सर के कब क्या पढ़ना है, मतलब एक एक चीज़ बताते, डॉट टू डॉट फॉलो की तब जाके मुझे लगा मैं यहाँ पे हूँ। बिना उसके तो पता नहीं कि शेड्यूल ऐसा बनता नॉर्मली तो हाँ ये करेंगे आज, ये करेंगे, ये करेंगे, काट दो, अब ये नहीं करेंगे, अब अगला, अब क्या बनाएं। लेकिन सर जो बना के देते थे उसी हिसाब से पढ़ना यहाँ पे बैठ के, तो ऐसा लगता है, इफ़ेक्ट दिखता है कि हाँ पढ़ रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं। अब बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन भी लेते हैं, ऑनलाइन में भी हैं काफ़ी टॉप 10 में बच्चे यहाँ पे भी। तो अब ये मैं कभी सोच ही नहीं सकता था ऑनलाइन के हिसाब से। मैं ऑफ़लाइन इसलिए ज्वाइन किया था कि मुझे पता है अगर मैंने ऑनलाइन में ज्वाइन कर लिया कभी मैं पढ़ ही नहीं पाऊँगा इस चीज़ का। तो मुझे अपने ऊपर भरोसा था पूरा, इतना अपना पुराना बैकग्राउंड देखते हुए, इसलिए मैंने सोचा कि हाँ। मेरे घर वाले भी ऐसे ही थे, बोले सर पढ़ाएंगे, पढ़ लोगे, 14 घंटे हो जाएगा, देख लो। ऑप्शन भी दिया सर ने ऑनलाइन का, मैंने कहा नहीं इस बार ऑफलाइन में करना है, पता है मेरे को बैकग्राउंड मेरा, कर लूँगा मैं, आप टेंशन मत लो, बोला मैंने घर पे। फिर यहाँ पे ज्वाइन किया और जब यहाँ से जैसे कोई जैसे जूनियर हैं उनको मैं यही बोलूँगा कि आप जूनियर हैं या जो आगे ज्वाइन करेंगे उनके लिए मैं एक ही चीज़ कहूँगा। जैसे कहने के लिए तो काफ़ी सारे पॉइंट कह सकता हूँ, लेकिन वो मेरे पॉइंट नहीं होंगे, वो एट द एंड वो सर के ही पॉइंट हैं, क्योंकि सर ही ने तो पढ़ाया है हमें पूरे 2 साल, उन्हीं ने सारी चीज़ें बताई हैं, उन्हीं की बातों को फॉलो किया है। तो ऐसा कोई नया पॉइंट नहीं बता दूंगा, सर पूरा पॉइंट आपको हर एक चीज़ बताते हैं। सर जो बताएं उसको डॉट टू डॉट फॉलो करना, गारंटी के साथ हर कोई अच्छी रैंक ला सकता है। तो मैं यही कहूँगा कि आप अपना गोल इस स्टेज को बनाओ, आपको ये स्टेज पे आना है। अगले साल जो भी 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, 2028 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको मैं यही बोलूँगा कि आपको अपना यहाँ गोल बनाना है कि हाँ आपको अच्छी रैंक लानी है अपनी, ताकि आप ना सिर्फ अपना नाम, अपने घर वालों का और इंस्टीट्यूट का भी नाम अपना रोशन कर पाएँ। वंदे मातरम। सबसे बड़ी बात यह है कि
इसकी ऑल इंडिया थर्ड रैंक इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उन बच्चों के लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है, खासकर जो 2027 के लिए प्लान कर रहे हैं या कोई बच्चा फर्स्ट ईयर में 2028 के लिए प्लान कर रहा है कि सब बच्चों को क्या लगता है कि मैथ्स वाले बच्चे जिनका बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है, IIT की तैयारी कर चुका, वही बच्चा टॉप करता है। इसने मैथ्स लिया ही इसलिए नहीं था क्योंकि मैथ्स इसका वीक था, तो कॉमर्स बैकग्राउंड लिया। कॉमर्स लेने के बाद परसेंटेज भी 54 बने, ऐसा भी नहीं कि 70-80% वाला स्टूडेंट है। अगर फिर उसके बाद ग्रेजुएशन में BCA इसलिए करा कि मैथ्स में कोई स्कोप, उसका मतलब कॉमर्स में कोई स्कोप तो रहता ही नहीं है। और उसके बाद डरते घबराते कोचिंग तक आया। उसने पूरी जर्नी बताई कि कैसे उसने कोचिंग, ऐसा जैसे जब वीकली पेपर होते थे, शुरू में DPS होता है तुम्हारा, फिर डेली पेपर होता है, फिर वीकली पेपर होता है, तो ऐसा भी नहीं कि डेली वीकली पेपर में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा हो, धीरे धीरे ग्रेजुअली ऊपर गया। इवन काउंसलिंग जब मैं ले रहा था 4 दिन पहले, जब काउंसलिंग में बहुत घबरा गया था ये, और जब काउंसलिंग में सारे बच्चों से मैं पूछ रहा था कि हर बच्चे का वीकनेस क्या है, आपने कोई टॉपिक वीक रह गया, कमज़ोर रहेगा, तो उसकी मैं कोई अगर है तो मैं कोई उसकी स्ट्रेटजी बता दूं जिससे तुम उस पर्टिकुलर टॉपिक में लैक ना करो। तो उसने बोला सर सारे टॉपिक मेरे स्ट्रांग है, कोई दिक्कत नहीं, बट मुझे घबराहट हो रही है, एक अंदर से फियर हो रहा है और मैं अपने आप को कैपेबल महसूस नहीं कर पा रहा हूँ कि एग्जाम में बैठ के मैं बेहतर पेपर करूँगा। तो फिर मैंने उसके बाद तुम्हारी बैच में एग्जाम के 3 दिन पहले एक मोटिवेशनल लेक्चर लिया था, अगर याद हो तुम्हें। अगले दिन जब आया तो बहुत कॉन्फिडेंट था कि अब कोई प्रॉब्लम नहीं, बस को एक चीज़ समझा के भेजा था, क्योंकि इसका मैंने देखा जब भी पेपर आसान होता था पेपर बिगाड़ लेता था ये, इसकी रैंक नीचे आती थी, और जब भी पेपर टफ आता था इसकी रैंक ऊपर आती थी। मैंने कहा पेपर टफ ही आएगा, और पेपर टफ आएगा तो तेरी रैंक टॉप रैंक आएगी, टॉप 10 के अंदर आएगी, बस वहाँ घबराना मत। और 458 नंबर पेपर, बेहतरीन पेपर हो ही गया था तुम्हारा। तो मैंने बोला था 458 पेपर के ऊपर पेपर कभी आएगा नहीं। जब वहाँ पेपर आए तो तुम्हें कंपेरिजन करना 458 से, अगर पेपर उससे ऊपर लगे तो समझ जाना टफ है, और नीचे लगे तो बिना सोचे समझे अपने स्कैन करके क्वेश्चन को 3 लेवल में डिवाइड करके क्वेश्चन आगे सॉल्व करते जाना। टफ है तो सबके लिए पेपर टफ है, आसान है तो सबके लिए आसान है, तो तुम्हारे लिए पेपर टफ इसलिए लगेगा। 458 से जनरल टफ पेपर NIT कभी बनाएगा नहीं, हुआ वही इसने फॉलो करा, चीज़ें करता गया, और एक कॉमर्स बैकग्राउंड वाले बच्चे ने एक इतिहास रच दिया 3rd रैंक ला के। सबसे बड़ी बात यह है। अब मैं इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ उस बच्चे का जिसकी ऑल इंडिया 4th रैंक है, और ओम प्रकाश सिसोदिया नाम है इसका। ये फाइनल के साथ साथ इसने तैयारी करी थी और फाइनल के साथ ज्वाइन किया था एकेडमी। फाइनल जब चल रहा था उसी समय एकेडमी ज्वाइन करा, और होलकर कॉलेज से, इंदौर के होलकर कॉलेज से सनामत एक छोटा सा गांव है, ऐसा नहीं कि बहुत वेल डेवलप्ड गांव है, छोटा सा गांव है, लेकिन वहाँ से इसने ऑनलाइन ज्वाइन करा क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत सारी चीज़ों के कारण, और खासकर कॉलेज होलकर कॉलेज में अटेंडेंस को लेकर काफ़ी स्ट्रिक्ट है टीचर, तो अटेंडेंस के कारण ये ऑफलाइन नहीं आ सकता था, फिर ऑनलाइन ज्वाइन किया। ऑनलाइन ज्वाइन करने के साथ साथ कॉलेज के साथ साथ इसने कैसे ऑल इंडिया 4th रैंक लेके निम्सक 2026 के एग्जाम में लेके आया, क्या जर्नी रही। सबसे बड़ा मोटिवेशन उन बच्चों के लिए जो ये सोचते हैं कि ऑनलाइन में रह के हम टॉप रैंक नहीं ला सकते, तो ये सबसे बड़ी एग्जाम्पल है कि टॉप 10 में अगर 4 स्टूडेंट है तो 2 ऑनलाइन के हैं, 2 ऑफलाइन के हैं, ये सबसे बड़ी बात है। तो ओम प्रकाश सिसोदिया कैसे ये ऑल इंडिया 4th रैंक लेके आया, जबकि कॉलेज की स्टडी भी थी, कॉलेज रेगुलर जाना था, इसीलिए इसने ऑनलाइन लिया। सनाबाद के छोटे से गांव से था, और लॉकडाउन के दौरान स्कूलिंग भी इसकी प्रॉपर अच्छे से, जैसे लॉकडाउन था तो सभी का 11-12 सबका स्कूलिंग प्रॉपर ढंग से नहीं हुआ है, इसलिए मैथ्स में कंपेरेटिवली सब वीक हैं। उसके बाद एक बिलो एवरेज बच्चा कैसे ऑल इंडिया 4th रैंक तक आया, और KIT में भी 100% स्कोर था ओम प्रकाश का, और क्या जर्नी रही जेमे की, वो सारा स्टेप बाय स्टेप बताएगा ओम प्रकाश। सर्वप्रथम मां शारदे को नमन, गुरुदेव को चरण स्पर्श, आप सभी को वंदे मातरम। मेरा नाम ओम प्रकाश सिसोदिया है, मैं एक ऑनलाइन स्टूडेंट हूँ। मैंने 7 अक्टूबर को फर्स्ट बैच ज्वाइन की थी। जब मेरे को निमसेट के बारे में अपने सीनियर थे एक, उन्होंने मेरे कॉलेज में बताया था कि निमसेट जैसा भी कुछ होता है, मेरे को उसके पहले कुछ पता नहीं था। मैं इसके पहले तो बीटेक करने जा रहा था, बहुत से यहाँ पे कॉलेज में भी गया था बीटेक के लिए, बट मेरे को मेरे JEE के मतलब JEE के मार्क्स मांग रहे थे। मेरे JEE के इतना स्कोर नहीं था वो, तो मैं गया था, बस बोला था हमारे स्कूल में कि JEE के एग्ज़ाम देना है, कोई से कॉलेज में एडमिशन लेना है बीटेक के लिए तो JEE के एग्ज़ाम देना पड़ेगी। तो JEE के एग्ज़ाम देने गया था, वहाँ भी मैंने एक क्वेश्चन भी खुद से नहीं लगाया, सारे तुक्के लगाए थे। उसमें भी मेरे 8 नंबर आए थे। मैं फिर बहुत से कॉलेज में गया एडमिशन के लिए, उन्होंने मेरे को बोला कि इतने में, तो जो मेरे को ब्रांच चाहिए थी बीटेक के लिए वो उसको देने से नहीं बोल गए। फिर मेरे बड़े पापा ने बताया कि BCA होता है, उसके बाद MCA तू कर लेगा किसी अच्छे कॉलेज से तो बीटेक के इक्विवेलेंट हो जाएगा। फिर मैंने BCA होलकर में
होलकर में BCA एडमिशन ले लिया। और फर्स्ट ईयर में एक भैया आए थे, उन्होंने बताया कि JMA है, वहाँ पे निमसेट की प्रिपरेशन होती है, वहाँ से तुम MCA कर सकते हो और अच्छी NIT वगैरह में जाके अच्छा पैकेज लग सकता है। तो सर उन्होंने ये भी बताया था कि सेमिनार भी है। मैं सेमिनार में आया था, उस दिन सर ने सारा बताया कि कैसे क्या करना है, अपन 20 महीने कैसे पढ़ेंगे, क्या क्या स्टडी प्लान रहेगा, क्या मटेरियल करना है, कैसे करना है। मैं एकदम शुरू से ही बिलो एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ। मैंने जब ज्वाइन किया था ना, मैं से जब सर ने बोला था कि बुक करना है, मैं बुक उठाता था, पर मैं पूरी बुक में से कम 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन नहीं कर पाता था एट द एंड तक। जैसे ही सर पढ़ाते गए, चैप्टर ख़त्म हो, मतलब टॉपिक ख़त्म हुए, उसके बाद क्वेश्चन सोल्व होने लगे। साथ ही जो क्वेश्चन पहले नहीं बने थे उनका पता चला, सर बताते थे कि शॉर्टकट से कैसे करना है, वैसे उस क्वेश्चन जल्दी होने लगे। साथ ही सर बताते थे कि क्या करना है, किस दिन कौन सा टेस्ट रहेगा, अपने DPS कौन सा रहेगा, किस टॉपिक का रहेगा। जो टेस्ट थे अपने जो टेस्ट थे उन्होंने मुझे अलग ही मोटिवेट किया था। जो भी टेस्ट रोज डेली होता था उसके जो मार्क्स रहते थे वो मुझे अलग ही मोटिवेट करते थे। सबसे ज़्यादा मोटिवेशन मेरे वही थे। जब से शुरू से ही मैंने ज्वाइन किया था तो मेरे इतने खास मार्क्स नहीं आते थे, उससे मैं डीमोटिवेट भी होता था कि मेरे मार्क्स नहीं आ रहे, मैं कैसे NIT में सिलेक्शन लूँगा, मेरे को कौन सी NIT मिलेगी भी या नहीं। इसके बाद में धीरे धीरे सर जैसे बताते गए, डॉट डॉट फॉलो करते गया और धीरे धीरे मेरे कंसेप्ट क्लियर होने लगे और मैं क्वेश्चन सोल्व करने लगा। और इसके साथ मेरे टेस्ट में भी मार्क्स बढ़ने लगे, जिससे मेरे को पता चला हाँ मैं इससे आगे में सिलेक्शन हो सकता है। जैसे जैसे मैं मार्क्स, जैसे कि 1 साल में मेरे मुझसे थोड़े मार्क्स आ रहे थे एवरेज कि मैं NIT में किसी में सिलेक्ट हो जाऊंगा। उसके बाद जैसे मैंने 1 साल हुआ तो मेरे को मार्क्स में थोड़ा डिफरेंस आ गया, हाँ अपने मार्क्स अच्छे हो गए, मैं टॉप 100 की भी सोच सकता हूँ। इसके आगे फिर थोड़ा और टाइम जैसे बीतते गया, मेरी एक्सपेक्टेशन और बढ़ती गई। इसके आज से 4 महीने पहले मेरा गोल था कि मेरे को टॉप 20 में कैसे भी आना है। उसके साथ ही अभी 1 महीने पहले मेरा टारगेट हो गया टॉप 10, कि टॉप 10 में अपन को कैसे भी आना है। और जैसे ही मैं पेपर देने गया वहाँ पे मैंने देखा तो मैथ का जो सेक्शन था वो मतलब मेरे को तो इजी लग रहा था, बट वो क्या था, टाइम ज़्यादा, मैक्सिमम क्वेश्चन मेरे को कभी 10 मिनट और दे देते तो मैं 45 क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर सकता था। पेपर इजी था, इतना कुछ टफ भी नहीं था। मैथ का पोर्शन तो इजी मान सकते हैं कि 5 क्वेश्चन छोड़ के मैक्सिमम क्वेश्चन करने लायक थे, बट वो टाइम की दिक्कत हो गई कि टाइम कम था बस। और जैसे ही पेपर चालू किया सोल्व करना तो मैंने फर्स्ट राउंड में सर ने बोला था कि स्कैनिंग प्रॉपर करना है। स्कैनिंग मैंने की, मेरे फर्स्ट राउंड में 27 क्वेश्चन निकले थे तो मैंने उनको 25 मिनट में 27 क्वेश्चन कर दिए थे। बट जो बाद में जो क्वेश्चन थे उनमें मैं कुछ क्वेश्चन में उलझ गया था, जिस कारण मेरे 37 आखिरी तक 37 ही अटेम्प्ट हो पाए। कभी मेरे 10 मिनट और दे देता तो मैं 45, और रीजनिंग में भी मेरी कुछ गलतियाँ रही थी जिसके कारण मेरे और रीजनिंग में भी मार्क्स कम हुए, नहीं तो रीजनिंग में भी मैं कम से कम 20 से 30 मार्क्स इजीली बूस्टअप कर सकता था। साथ ही सर के जो मोटिवेशन लेक्चर थे उन्होंने अलग ही मोटिवेट करके रखा था। इतना मतलब पेपर देने गया था, पेपर लगा नहीं कि मैं पेपर दे रहा हूँ। जो टेस्ट पेपर आपने और रखे थे ऐसा नॉर्मली लग रहा था कि टेस्ट पेपर है, दे दो बस, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। एग्ज़ाम भी मतलब इजी लग रहा था कि पेपर का फियर था ही नहीं। सर ने अलग ही 3 जो लास्ट के लेक्चर हुए थे उसमें अलग ही फियर पूरा ख़त्म कर दिया था। साथ ही सर ने बोला था कि बुक प्रॉपर करना। मैं सर जैसे बताते थे कि आज ये मटेरियल करना है, मैंने ये पढ़ा दिया है, इसकी ये सीट दूंगा, ये सीट को याद देख लेना, पढ़ लेना। जो सर बताते थे डॉट टू डॉट मैंने फॉलो करते गया। तो बोला था कि आरडी बहुत इंपॉर्टेंट है। आरडी ने मेरे जो कंसेप्ट में से क्वेश्चन नहीं बन रहे थे शुरू में, मैंने सर ने जो बताया कि आरडी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तुम्हारे बेसिक क्लियर करेगी। मैंने आरडी को प्रॉपर किया
उसके बाद सारी बुकें करते गया और सारी बुकें मैंने ऐसी कोई सी बुक नहीं छोड़ी जो बुक नहीं की होगी। सर ने जो भी बुक बताई थी वो प्रॉपर की। साथ ही सर जो स्टडी मटेरियल देते थे, टेस्ट वगैरह होते थे, टेस्ट को मैं प्रॉपर देता था। कभी किसी दिन मेरा टेस्ट छूट जाता था तो मेरे को अलग ही डिमोटिवेट सा होता था कि मेरा आज टेस्ट क्यों छूट गया। जो टेस्ट था वो मोटिवेशन के मैं सोता भी था तो पहले टेस्ट के मार्क्स देखता था कि मेरे टेस्ट में इतने मार्क्स आए, मैंने कहाँ गलती की, कहाँ मेरे को सही करना चाहिए और मेरे कितने मार्क्स बढ़ सकते थे आज के टेस्ट में इजीली। और उसके ज़्यादा साथ ही जो रैंक जनरेट होती थी उसका तो अलग ही होता कि भाई रैंक का टॉप 10 के अंदर रहना है, टॉप 10 से बाहर जाना नहीं अपन को, कभी सही जगह जाना है। तो साथ ही सर का जो पढ़ाने का तरीका है, बेसिक टू एडवांस, कैसे क्या करना है क्या नहीं करना अपन को। जैसे कि सर ने बताया था कि कभी शुरू में क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो बने वो करो और आगे बढ़ो। मैंने यही फॉलो किया और जैसे सर ने बोला वही फॉलो किया और एट द एंड मेरे मैक्सिमम क्वेश्चन मतलब बनने लग गए थे। मेरी जो भी रैंक है मैं उसका श्रेय सर को, मेरे माता पिता, मेरे भाइयों और दोस्तों को देना चाहूँगा जिन्होंने मुझे साथ ही बहुत हेल्प की इस रैंक प्राप्त करने में। सर तो मोटिवेट करते थे, पढ़ाते थे, साथ ही मेरे दोस्त जो थे और माता पिता, दोस्त, भाइयों, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया कि बाहर से मतलब मैं, जैसे कि आप ऑफलाइन में हो तो आपका सर ध्यान रखते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं ऑफलाइन में था, मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता था, इसमें चले गया उसमें चले गया, दोस्त के साथ चले गया, वो भी मेरे को बता दे कि तेरे को ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, तू यहाँ तेरे को बाहर नहीं घूमना चाहिए, तेरे को ये करना है, तेरा ये टारगेट है तो इस पर ध्यान दे। उन्होंने भी मेरी बहुत हेल्प की है रैंक प्राप्त करने में। वंदे मातरम। तो अब मैं इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ मुरली पाटीदार की, जिसके निम्सक 2026 में ऑल इंडिया 8th रैंक है। सर्वप्रथम माँ शारदे को नमन, गुरुदेव को चरण स्पर्श, सभी को वंदे मातरम। जैसा कि मेरा नाम मुरली पाटीदार है, मेरी ऑल इंडिया रैंक 8th आई है। ये जो भी रैंक है ये मैं सर को डेडिकेट करना चाहूँगा। अगर जो मैं एकेडमी ज्वाइन नहीं करता और सर के गाइडेंस में नहीं रहता तो ये लेना मेरे लिए इम्पॉसिबल था। मेरी जो 12th तक की स्कूलिंग है वो मेरे गांव में ही हुई थी, जो सारंगपुर के पास ढाकनी गांव है। यहाँ पे किसी ने नाम भी नहीं सुना होगा। तो वहाँ से 11th-12th मेरा गया था पूरा कोरोना में। उसके बाद मुझे ऐसा था कि 12th कोरोना में चला गया, अब तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो अब गांव पे रह के खेती करेंगे क्या, ठीक है। उसके बाद मैं आया इंदौर। घर वालों ने मुझे पूछा है इंदौर की कुछ ना कुछ तो करो, 2-3 साल तो निकालो इंदौर में। फिर यहाँ पे जैसे ही मैं आया मैंने BCA के लिए इसबा कॉलेज ज्वाइन किया, क्योंकि पढ़ने का कोई ज़्यादा मन तो था नहीं। उसके बाद भी ठीक है, धीरे धीरे 3 साल मैंने निकाले जैसे तैसे। फिर मुझे मेरे जो भैया थे उन्होंने बताया कि यहाँ पे एक कोचिंग है जितेंद्र मिश्रा एकेडमी करके, वहाँ से अच्छे का गधों का भी सिलेक्शन हो जाता है। तो मेरा जैसे ही BCA कंप्लीट हुआ, मैं 2-3 महीने के लिए घर गया था। उस टाइम तो उन्होंने बोला था तो मैं यहाँ पे आया सितंबर में। मैंने 7 सितंबर की बैच ज्वाइन करी, तब से पढ़ाई चालू करी। समझ में कुछ आता नहीं था क्योंकि पढ़ा ही नहीं था। उसके बाद धीरे धीरे पढ़ने लगा, DPS होने लगे, वीकली टेस्ट होने लगे, प्री-FT में नंबर नहीं आते थे, थोड़ा डिप्रेशन भी था, पर धीरे धीरे उसको कंटिन्यू करा और जैसे तैसे आगे बढ़ता गया। फिर जैसे ही प्री कैप्सूल आया, उस टाइम पे प्री कैप्सूल का जो लेवल था वो निमसेट 2026 से कहीं ज़्यादा ऊपर था, मेरे हिसाब से यही है। क्योंकि उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में गया था कि यार ये प्री कैप्सूल टेस्ट ऐसे हो रहे हैं तो फिर फाइनल टेस्ट कैसे होंगे और आगे जाके कैसे कंटिन्यू कर पाएंगे। उसके बाद भी करा, धीरे धीरे उस जर्नी को आगे बढ़ाया। जहाँ से कैप्सूल चालू हुए तब से थोड़ा सा अच्छा लगने लगा कि हाँ हो सकता है।
मेरा स्टार्टिंग से ऐसा था कि यार अंडर 50 रैंक आनी चाहिए, अगर जो एकेडमी में अंडर 50 आ रही है तो ही कुछ होगा, नहीं तो नहीं होगा। फिर भी आती थी, मतलब अंडर 50 तो आ ही जाती थी कभी कभी। धीरे धीरे चालू हुआ, प्री एफटी हुए, एफटी हुए। सर ने जो भी स्पेशल क्लास सीट दी थी लास्ट के टाइम पे, 99% क्वेश्चन स्पेशल क्लास सीट के ही थे इस बार। सिर्फ मेन रीज़न ये रहा कि कम बने क्योंकि क्वेश्चन लेंदी थे, बाकी एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि देखा नहीं था, सारी चीज़ें देख रखी थी, सारा कुछ पढ़ रखा था। जबकि मैंने एक बार दिसंबर जब प्री कैप्सूल एंड हुआ था उस टाइम पे मैंने छोड़ने का प्लान कर लिया था कि अब छोड़ देता हूँ, नहीं होगा अपन से, हो ही नहीं रहा है, प्री कैप्सूल में नहीं होगा तो फाइनल में कैसे होगा। उसके बाद भी जैसे ही सर ने स्पेशल क्लास सीट दी, सर का काउंसलिंग के लिए फ़ोन भी आया था एक बार, वहाँ से सर ने जो मोटिवेशन दिया उससे थोड़ा सा अच्छा लगा कि हो जाएगा, अब सर ने फ़ोन किया है मतलब हो तो जाएगा। बाकी एक चीज़ मेन है कि जो सर टाइम टेबल बताते थे कि सुबह 7 बजे पढ़ने के लिए बैठ जाना नहा धो के, वो मैंने पूरा एंड टू एंड फॉलो किया, उसको आखिरी तक नहीं छोड़ा। सुबह 7 बजे उठना है, रात को 11 साढ़े 11 बजे सोना है, तो ये चीज़ गांठ बांध ली थी मैंने कि जो सर बोल रहे हैं उसी से सिलेक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्योंकि माइंडसेट ही ऐसा था कि अगर जो सर ने बोला कि इधर चलो तो इधर ही चलना पड़ेगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। उससे मुझे मतलब सारा सिलेक्शन सर की वजह से ही हुआ है। ये जैसे ही एक जो टेस्ट हुआ था 458 नंबर टेस्ट, उसमें टेस्ट देने के बाद ऐसा हुआ था कि पूरी रात नींद नहीं आई थी मुझे। मैंने कहा 2025 का टफ बता रहे हैं, सर बोल रहे हैं कि 2026 का उससे भी टफ आएगा, और 458 तो ख़त्म ही कर दिया उसने, तो अब क्या होगा। उसके बाद भी जो सर ने उसके बाद से जो मोटिवेशन लेक्चर चालू किए उसमें थोड़ा सा अच्छा लगा कि हाँ यार 458 मतलब वाकई बहुत ज़्यादा है। बाकी जो फेज़ 14 था वो 2026 से कहीं ज़्यादा ऊपर था, उसमें अच्छे नंबर आने चालू हुए, 450 500 बढ़ने लगे नंबर, तो उससे लगा कि हाँ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर को बस ये फेज़ 14 पूरा क्लियर करो। स्पेशल क्लास सीट जो थी वो मैंने लास्ट तक करी, धीरे धीरे जर्नी को बढ़ाया और एंड में जाके हो गया। वंदे मातरम। अब मैं इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ जिसके नेम से 2026 में ऑल इंडिया 10th रैंक है, केशव कमेडिया के। सर्वप्रथम विद्या की अधिष्ठात्री देवी माँ वाग्देवी को मेरा प्रणाम, गुरुदेव को चरण स्पर्श और आप सभी को वंदे मातरम। मैं धार जिले की एक छोटी सी तहसील सरदारपुर का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने ही क्षेत्र के एक स्कूल से प्राप्त की है। जो उच्च स्तरीय शिक्षा जो मैंने प्राप्त की है वो विजडम एकेडमी रिंगनोद से प्राप्त की है। मेरा उसमें जो शिक्षण का क्षेत्र था वो वाणिज्य था, मतलब कॉमर्स बोलते हैं उसको। जब मैं मतलब 10th के बाद तो मैंने स्कूल ही छोड़ दी थी, 11th मैंने करी नहीं थी, और जब 12th में गया था तो मैंने आईपी ले लिया था गलती से, कॉमर्स प्लस आईपी। तो जब मैंने आधी 12th की पढ़ाई कर ली थी और कुछ समय बचा था, तो मेरे एक आईपी के टीचर थे केशव जी दवे, उन्होंने मुझे बताया कि तू अपना जो फील्ड है उसको चेंज कर ले और मैथ्स ले ले। तो मतलब ऐसा होता नहीं है कि वो मैथ्स हो जाता हो बाद में इतनी लास्ट में,
तो मतलब बाद में उन्होंने फिर मेरा मैथ्स चेंज करके मैंने फिर मैथ्स से एग्ज़ाम दी थी, तो उसमें मेरे 54 नंबर ही आए थे मैथ्स में 12th के रिजल्ट में। आगे चल के उन्होंने ही पूरा मुझे बता दिया था कि अपने जो अजीरी लछिड़ा है ना, जो ऑल इंडिया रैंक 1 है 2018 में अपनी एकेडमी से, तो उनके वो परिचित थे, तो उन्होंने मुझे गाइड करा कि तू वहाँ चल जा और वहाँ जाके सर से जो भी है मिल ले और वो हो जाएगा तेरा सब कुछ। तो जब मैं यहाँ पर आया था तो मैंने 2-3 बार ट्राई करा, काउंसलिंग में मैं आ नहीं पा रहा था, सर की व्यस्तताएं कुछ ज़्यादा थी। जब मैं आया तो सर ने फटाफट समझा दिया और मैंने कॉलेज मेरी कुछ क्वेरीज थी वो मैंने कर ली थी और सर ने मतलब समझा के वो कर दिया था। फिर मैंने जब पिताजी से अपनी बात कही तो वो भी मेरे उसमें मान तो गए थे, लेकिन इतना कॉन्फिडेंट नहीं थे कि इसको अपन भेज देंगे और ये, क्योंकि मैं उसके पहले डमी एडमिशन लिया था मैंने संस्कार से भी, तो घर पे ही था। फिर एकेडमी आया तो यहाँ पे जब सारी कुछ चीज़ें मतलब अच्छी मतलब मुझे लगी देखने में और अपने विचारों के अनुकूल जब देखा सब कुछ यहाँ पे मेरे रोल मॉडल्स हैं, मैं उनमें अपने वीर सावरकर जी को और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने ही हमें देश के लिए जीने की प्रेरणा दी है। आगे चल के मेरे जो पिताजी हैं वो मतलब बहुत उनसे बहुत प्रेरणा लेता हूँ मैं अपनी, कि उन्होंने ही राष्ट्रवाद के विचारों से मुझे परिचित कराया और आगे चल के विपरीत परिस्थितियों में कैसे उनसे लड़ के आगे बढ़ना है वो सिखाया। जब मैं 10th में जब मेरे साथ ऐसी घटना हुई थी तो उसके बाद पिताजी ने ही मुझे बताया कि ऐसा ऐसा कर ले, फिर सब कुछ हुआ, आगे आया तो जेएमयू मैंने ज्वाइन कर ली थी। जब हमारा फर्स्ट जो टेस्ट हुआ था सीरीज़ कंप्लीशन का हुआ था, तो उसमें मेरी सबसे पहले ही 3rd रैंक आ गई थी। फिर उसके बाद जो दूसरा टेस्ट हुआ था उसमें 30, और उसके बाद जब तीसरा हुआ था तो उसमें 70 की भी पार चला गया था मैं। धीरे धीरे अब आगे आया, टॉप 30 में आया, धीरे धीरे फिर 20 में आ गया। फिर आखिरी में जब मतलब ऐसा था कि ज़्यादा समय नहीं बचा था, 8 से 9 महीने बचे थे, तो हमारी क्लास शिफ्ट हो गई थी इधर। तब जब से फिर कंपटीशन सामने दिखने लगा तो अच्छे से पढ़ने लगे। फिर कोऑर्डिनेट शुरू हो गया था। सर मतलब कोऑर्डिनेट में तो जादूगर ही है। कोऑर्डिनेट में मतलब मैंने बहुत अच्छा कमांड कर लिया था। उसके बाद के सारे टॉपिक्स मतलब मैंने अच्छे से कर लिए थे, लेकिन अलजेब्रा और जो पिछले टॉपिक्स थे उनमें मैंने कम ध्यान दिया था, तो मेरी गलती के कारण से मैंने उनको थोड़ा वीक कर लिया था। उसके बाद हमारी प्री-सीटी वगैरह टेस्ट हुए, आगे इम्पोर्टेंट टेस्ट हुए, तो उनमें भी मतलब इतना अच्छा भी परफॉर्मेंस नहीं रहता था, लेकिन अच्छा ही रहता था। आगे चल के जब FT शुरू हो गई थी हमारी आखिरी में, मतलब रैंक बहुत फ्लक्चुएट हुई थी मेरी, क्योंकि वो आदत हो गई थी मैच में 40 करना है, 40 के ऊपर ही करना है सारे, तो उसमें हो ही नहीं रहे थे। आखिरी में अच्छी रैंक में आ गया था मैं। फिर मतलब PYQs हुए, तो PYQs में थोड़ी मेरी रैंक भी फ्लक्चुएट हुई थी। आखिरी की FT में भी कुछ फ्लक्चुएशन तो था ही सही, बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स बहुत सारे थे, लेकिन आज मैं ऑल इंडिया रैंक 10 आ गई है। तो ये रैंक का मतलब मैं तो सिर्फ निमित्त मात्र हूँ। ये मतलब मैंने तो सिर्फ प्रयास किया, उसमें पूरा जो परिश्रम है वो मेरे गुरुदेव और मेरे माता पिता का है। इसके लिए मैं उनके चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूँ।
इसी के साथ साथ जो एकेडमी का स्टडी मटेरियल्स और सारी टेस्ट सीरीज़ वगैरह और जो टीचिंग टेक्निक्स है उन सारी चीज़ों को लेके मतलब तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि इतना सब कुछ सर बताते हैं कि साइंटिफिकली टेस्टेड है। तो FT मतलब DT हो गई, WT हो गई, फिर FT हो गई, CT हो गई, PCT हो गई, मतलब ये सारी जो टेस्ट हुए उनसे मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ क्योंकि मैं काफ़ी मतलब नीचे से आया था। तो धीरे धीरे करके इम्प्रूवमेंट करने में उससे काफ़ी मदद मिली थी मुझे। और जो अपना जो सर बोलते ही थे कि अपना जो टेस्ट मटेरियल्स, तो DT जो है वो अपनी काफ़ी टेस्ट से ऊपर मतलब JEE के जो वो होते हैं यदि उठा कर देखेंगे पेपर्स तो उससे भी कहीं ज़्यादा ऊपर लगती है। लेकिन जब तक पता नहीं था, जब तक अब सॉल्व देखा नहीं था JEE, तो इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं था कि मतलब खुद से देखा नहीं था तो पता भी नहीं था कि हो जाता है वो। DT तो सॉल्व हो जाती थी लेकिन जब आगे चल के मतलब JEE से PYQs एक साथ निपटा देते थे तो उससे बहुत कॉन्फिडेंस मिलता था कि सर ने मतलब जो करवा दिया है वो मतलब मोर देन इनफ ही है कि आगे निमसेट तो इतनी वो नहीं है लेकिन फिर भी बहुत उससे इफ़ेक्ट पड़ता है। कॉन्फिडेंट होने के लिए अपने खुद पे जो एक विश्वास होता है, आत्मविश्वास का जो हमारा आत्मविश्वास उसी से बढ़ता है। अगली आने वाली एग्ज़ाम के लिए निमसेट 2027 के लिए हमारे जूनियर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे ये जिसकी ऑलरेडी 3rd रैंक थी अश्विन गुप्ता, वो भी कॉमर्स बैकग्राउंड का था, और ये केशव जिसकी ऑलरेडी 10th रैंक है ये भी कॉमर्स बैकग्राउंड का है। तो सबसे बड़ी बात ये रहता है कि कोई बच्चा अगर मैथ्स बैकग्राउंड का टॉप करता तो कई सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि वो पहले से JEE की तैयारी किया होगा इस और पढ़ने में ब्रिलियंट होगा। ये 2 एग्जाम्पल ऐसे हैं जिसकी ऑलरेडी 3rd रैंक अश्विन जो कॉमर्स बैकग्राउंड का था, जिसका 54% 12th में था, ग्रेजुएशन में एवरेज है, और ये 10th रैंक का बच्चा जो है ये कॉलेज के साथ साथ इसने MCA की तैयारी की और फाइनल के साथ साथ तैयारी करने के साथ साथ कॉमर्स बैकग्राउंड होने के बाद भी बिलो एवरेज स्टूडेंट था। और उसने बताया कि इसकी जर्नी ऐसी थी कि स्टार्टिंग में रैंक कोई खास मार्क्स नहीं आते थे, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट किया और इम्प्रूव करने के साथ साथ और इसने मेहनत करा और मेहनत करने के साथ साथ इसने ऑल इंडिया 10th रैंक पे टॉप 10 के अंदर जगह बनाई, मेरिट रैंक पे लेके आया। तो उन सभी बच्चों के लिए और बहुत बड़ा ये मोटिवेशन है, सारी चीज़ें हैं कि अगर कोई बच्चा अगर ये सोच रहा है कि मैं कमज़ोर हूँ, वीक हूँ और मैं कर नहीं सकता, तो ये बच्चे सबसे बड़े मोटिवेशन का कारण बन रहे हैं। आ जाओ तुम लोग साथ में, आ जाओ, तू इधर आ जाओ, आ जाओ सारे फ्रेम में। तो अब सबको इसमें मौका मिल रहा है, सारे को मैं बुला रहा हूँ एक एक करके, मैं कुछ चीज़ें समझा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान समझ लो। उसके बाद सबके जैसे कई लोग पीछे हैं या आगे हैं तो उनको लग रहा है कि हमारे फोटोग्राफ वीडियो नहीं होंगे, सबके होंगे, सारे मैं बुला रहा हूँ स्टेज में, ये उठा के इसमें रख दे। कुछ चीज़ मैं समझा रहा हूँ फिर वो उसके बाद समझा नहीं पाऊंगा, गर्ल्स का टाइम भी हो रहा है, इस पर ही लगा दे, पहना दे इसको, पहना दे, हाँ बस हो गया। देखो सबसे बड़ी बात ये है कि अब टाइम है नहीं, इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में चीज़ों को समझा के और ये समापन कर रहा हूँ। कल कितना टाइम आना वो भी बता दूंगा। इंपॉर्टेंट ये कि जिन लोगों ने भी, भाई साहब ये फोटोग्राफर थोड़ा साइड में हो जाओगे, हम मेरे को समझाने करने दो। तो मैं जो समझा रहा हूँ खासकर ये जूनियर 2027 वालों के लिए, 2027 से 2028 में जो एग्ज़ाम देंगे उनके लिए, जो लोग अभी 2026 के एग्ज़ाम को क्रैक करके NIT जा रहे हैं उनके लिए, सभी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो 2026 वाले जो एग्ज़ाम क्रैक कर चुके हैं, निमसेट क्रैक कर चुके हैं, अब उनकी काउंसलिंग प्रोसेस वगैरह बहुत ईमानदारी से, बहुत डेडिकेटेड होकर, डिवोटेड होकर हर उस चीज़ को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। क्योंकि अगर इसमें लापरवाही करा और हमने कितना भी अच्छी रैंक प्राप्त कर लिया लेकिन हमने काउंसलिंग में लापरवाही कर दिया, डॉक्यूमेंटेशन में लापरवाही कर दिया या किसी भी प्रोसेस में लापरवाही कर दिया, तो हमें दिक्कत आएगी। वहाँ NIT तक पहुँच गए और वहाँ पढ़ने में लापरवाही कर दिया 3 साल स्टडी में, तो उसके बाद हम जीवन भर रिग्रेट करेंगे। तो हमें दिमाग पे बिठाना कि गेटवे है, फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, ये अभी एंटर हुए हैं। तो हमें ध्यान रखना, जो डिवोशन, जो डेडिकेशन, जो त्याग, समर्पण जितना भी हमने एकेडमी में पढ़ते हुए समय दिया है उसका फायदा आज मिल रहा है। मैंने क्या बोला कि सबसे बड़ा एग्जांपल ये कि कोई बच्चा, ब्रिलियंट बच्चे जब टॉप करता है ना, तो उससे ना तुम्हें कोई मोटिवेशन मिलता है, ना ही हम कनेक्ट हो पाते हैं। अपने यहाँ एकेडमी का हिस्ट्री रहा है कि यहाँ बिलो एवरेज बच्चे टॉप करते हैं। कहते हैं ना, पानी नाव चलाए तो क्या चलाए, वो हर कोई चला लेता पानी में नाव, रेत में नाव चलाओ तो दमदारी वाली बात है, यहाँ रेत में नाव चलता है।
अपने एकेडमी में रेत में नाव चलती है, कुल मिला के बिलो एवरेज बच्चे टॉप करते हैं। जब एक कॉमर्स बैकग्राउंड वाला बच्चा ऑल इंडिया 3rd रैंक आता है और कॉमर्स बैकग्राउंड वाला बच्चा ऑल इंडिया 10th रैंक आता है, ये ओम प्रकाश जो फाइनल के साथ साथ बिलो एवरेज, उसने बताया कि पृष्ठभूमि बहुत कमजोर थी, उसके बाद ऑलरेडी 4th रैंक है ऑनलाइन के माध्यम से। 8th रैंक वाला मुरली पाटीदार, उसने बताया कि 12th में उसको कुछ भी नहीं आता था और उसने बस इतना सुन रखा था कि वीक से वीक, कमजोर से कमजोर बच्चों का यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है। उस मोटिवेशन के साथ ज्वाइन किया और सभी बच्चों की यहाँ उम्मीदें पूरी हुई जिन लोगों ने उसको फॉलो किया, सारा कुछ किया। निम्स 2026 के पेपर में 27 क्वेश्चन डायरेक्ट अपने कंसेप्ट की कॉपी से थे, ऑब्जेक्टिव कॉपी से थे। इंपॉर्टेंट ये कि कई सारे बच्चे अगर उस मोमेंट में घबरा गए या उस चीज को इंप्लीमेंट नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, किसी की रैंक कम या ज्यादा आती है उससे इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट नहीं। इंपॉर्टेंट ये है कि रैंक हमारी, जो रिजल्ट आया, रैंक आया, सब कुछ आया, उसके बाद जो कॉलेज मिल रहा है, जिस उद्देश्य से जाना वो उद्देश्य वहां पूरा होना चाहिए। तो मैंने क्या बोला कि इस पद का उद्देश्य नहीं कहीं राह में रुक जाना, वरन पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं। तो हमें ये दिमाग में बिठाना कि गेटवे है, फाइनल डेस्टिनेशन नहीं। अभी मार्ग निकला है, यहाँ जितनी मेहनत तुम्हें यहाँ से कॉलेज जाने तक तुमने किया, उससे दोगुनी मेहनत वहाँ पे अपनी पोजीशन को बनाए रखने के लिए कॉलेज में 3 साल मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद उससे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी किसी कंपनी में प्लेसमेंट के लिए, उससे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी कंपनी में पोजीशन बनाने के लिए। और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि मेहनत कभी नहीं हारती। अगर किसी बच्चे ने बहुत अच्छा मेहनत करी, डिवोशन था, डेडिकेशन था, लेकिन ड्यूरिंग एग्जाम किसी भी कारण से, भले कितना मैंने समझा के भेजा था, लेकिन वहाँ किसी कारण से घबरा गया, थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा आ गया, इंपॉर्टेंट ये नहीं। मैंने इसलिए एग्जाम के रिजल्ट के 2 दिन पहले, 3 दिन पहले तो मैं बहुत सारे एग्जाम्पल दिए कि ऐसे बहुत सारे बच्चे अपने एकेडमी से निकले हैं जिनकी रैंक कई बार टॉप रैंक वाले निकले, टॉप 10 में। मैंने बताया कि लगातार 4 साल अपने यहाँ 10 टॉप 10 थे, 12 साल से फर्स्ट रैंक अपनी एकेडमी से थी। लेकिन कई सारे ऐसे बच्चे भी थे जो बिलो एवरेज थे, एवरेज से नीचे रैंक आई, उसके बाद भी उन्होंने इतिहास रचा और वर्ल्ड की टॉप मोस्ट कंपनीज में है, साथ में अपने भारत के नेतृत्व कर रहे हैं। विश्व के हर एक कोने में भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए कार्यरत हैं, बहुत बेहतर कर रहे हैं, उनका वो उद्देश्य पाक और साफ है। तो मैं वही समझा रहा हूँ सभी को कि अभी जितनी है तुमने मेहनत करी है, तो मेहनत करने के बाद खासकर 26 वालों को अभी और ज़्यादा मेहनत करना कि कॉलेज में तुम्हें कॉम्पिटिशन और टफ मिलेगा। तो अभी काउंसलिंग के प्रोसेस, डॉक्यूमेंटेशन, सारी चीज़ प्रॉपर करना है। कॉलेज जाने के बाद हमें बहुत मेहनत करना ताकि अच्छा प्लेसमेंट मिले और हम अपना पूरा जो आगे आने वाला टाइम है, जब हम सफल हों, सक्षम हों, तो अपने समाज, अपने परिवार, अपने माता पिता, अपने समाज परिवार के साथ हम अपने राष्ट्र, जिसमें हमारा घर है, जिसमें हमारा परिवार है, उसके लिए कुछ बेहतर करें। 27 वालों को ये सोचना है कि हमारी 27 एग्जाम जो अभी होने वाली है, 27 वाले ऑफलाइन वाले कई सारे बच्चे, तुम साथ में इन सारे सीनियर्स को देखा है, तुम पहचाना है। जब महाराष्ट्र का रिजल्ट आया तो इंट्रोडक्शन कराया था, बहुत सारे बच्चों के साथ सेम टाइम में लंच करते थे, सब शुरू में देखा है कैसे उन्हें स्टडी करा, कैसे पढ़ाई करा। और अपने एकेडमी की सबसे बड़ी सुंदरता रिजल्ट की प्योरिटी है कि अगर टॉप 10 में मैंने 4 बोले तो 4 ये खड़े कर दिया मैंने। मुझे कहीं से ढूंढने की आवश्यकता नहीं, कहीं बताने की आवश्यकता नहीं। और अपने यहाँ के रिजल्ट की प्योरिटी सुंदरता इस बार की है कि अपने यहाँ जो रैंक और रिजल्ट के फोटोग्राफ तुम्हें कहीं और कोचिंग में नहीं मिलेंगे। अगर रैंक आया तो डायरेक्ट बच्चों को बुलाए, बच्चे यहाँ खड़े हो गए, तो ये सबसे बड़ी प्योरिटी है, सुंदरता है। और क्रिस्टल की सारी चीज़ें हैं, ट्रांसपेरेंसी है कि बच्चों को कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं कि अगर एक किसी बच्चे की रैंक आया तो वो बच्चा कोचिंग ए में भी उसकी फोटो दिख रहा है, इवन इंटरव्यू भी दे रहा है कोचिंग में, बी में, सी में। नया ज्वाइन करने वाला बच्चा कंफ्यूज है कि यार बोल रहा है कोचिंग ऐसे तैयारी करा, बी से किया, सी से किया, मैं तो टाइम एक ही कोचिंग ज्वाइन कर सकता हूँ, मैं क्या करूँ। अब वो बच्चों का है कि अपनी वैल्यूज को जो समझता है, जो बच्चा, अपने यहाँ के बच्चे वैल्यू को समझते हैं। अपने यहाँ बच्चा महाप्रलय हो जाए, अपनी वैल्यू से समझौता नहीं करता। जो चंद चीज़ों के कारण अपने वैल्यू से समझौता करके, अपनी चीज़ों से समझौता करके, अगर हम कोचिंग ए को भी अपने सिलेक्शन का क्रेडिट दे रहे हैं, कोचिंग बी को भी सिलेक्शन का क्रेडिट दे रहे हैं, कोचिंग सी और डी को दे रहे हैं, और हमने वैल्यूज को साइड में रख दिया, तो हम उन बच्चों के साथ भी गलत कर रहे हैं जो आगामी बच्चे आपकी बातों को सुन के वो कोचिंग ए बी सी डी में जाने में कंफ्यूज हो रहे हैं। तो जीवन में कभी भी किसी भी चंद पैसों के लालच में, किसी भी लालच में आके या किसी भी लालच में आके अपने वैल्यूज को समझौता कभी नहीं करना चाहिए कि जीवन में सब कुछ मिल जाता है, वैल्यूज नहीं मिलती। तो ध्यान रखना, अपनी जो एथिक्स है, वैल्यू को संभाल के रखना। अगर इस स्टेज में हम, जो ग्रोइंग स्टेज में अपने वैल्यू को ही हमने संभाल के नहीं रख पाए, तो बाद में हम अपने जीवन में क्या करेंगे। तो ये अपने एकेडमी के सबसे, क्योंकि ये शिक्षा दी जाती है, स्टार्टिंग शिक्षा दी जाती है, और प्योरिटी इस बात की है कि इन सारे बच्चों को तुमने साल भर देखा, सारा कुछ करा, इनके सारे, जैसे जब तुम्हारे टॉप 10 के जैसे जो ऑनलाइन वाले भी थे, तो ऑफलाइन वालों की, ऑनलाइन वालों की कंबाइंड लिस्ट लगती थी। तो ये इन बच्चों के, ओम प्रकाश के भी नाम तुमने देखा होगा, टॉप 10 की लिस्ट में भी देखा होगा, है ना, मुरली पाटीदार के देखा होगा। तो सबसे बड़ी बात ये है कि तुम्हारा कंबाइंड लिस्ट लग रही थी, ये सारा था। तो ये सारी भी सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो ये मैं जूनियर्स को मैं समझाना चाहूँगा कि 27 की जो एग्जाम अभी देने वाले हो, तभी तुम्हें ईमानदारी से मेहनत करना है कि क्यों कंसेप्ट की कॉपी पूरी ईमानदारी से करना है, क्यों ऑब्जेक्टिव कॉपी करना है, क्यों डेली पेपर, डीपीएस, डब्ल्यूटी रिवीजन फाइनल करना है, क्यों ये सब रिवीजन फाइनल, डेली पेपर, डब्ल्यूटी, इन सभी का फायदा मेन एग्जाम के रिजल्ट में इनको मिला है, वो तुम्हें भी मिलेगा। लगातार अभी जो आगे यात्रा है, उसने, जैसे मुरली पाटीदार ने बोला कि एक स्टेज ऐसा आ गया था जब वो गिव अप करने की सोच रहा था, घबरा गया था, और फिर भी उसने लगातार बढ़ाया, क्योंकि कैप्सूल, जो प्री कैप्सूल पेपर था, पहला पेपर, ये सारे कैप्सूल पेपर काफी टफ लेवल के थे।
जिसमें निमसेट 2026 भी कहीं रैंक नहीं लगता, लेकिन अगर उसमें गिव अप कर लेता तो आज उसकी 8th रैंक कभी नहीं आती। तो ये है कि सब लोगों को दिमाग में रखना कि कभी भी स्थिति ऐसी आए जब हमें लगे कि सफलता मिल नहीं पाएगी, सफलता हमारे बहुत करीब है और सफलता नहीं हो पाएंगे, तब और दुगनी ताकत से मेहनत करके परिस्थिति के सामने घुटना नहीं टेकना है। मैंने चीज़ समझाया था कि दुनिया में दो ही टाइप के व्यक्ति होते हैं, एक सर्वाइवर, दूसरा वॉरियर। सर्वाइवर वो होता है जो सर्वाइव करते हैं, बस घुटने टेक देते परिस्थिति के सामने और सर्वाइव करते हैं जीने के लिए। वॉरियर वो होता है जो अपनी तलवार अपने बाहुबल के दम पे ये मानता है कि ब्रह्मा ने भाग्य नहीं लिखा और ब्रह्मा की ताकत नहीं हमारा भाग्य लिखना, हम अपनी तलवारों, अपने बाहुबल और अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से अपने भाग्य लिखेंगे। और वॉरियर उसके आगे जाके मेहनत करके भाग्य लिखता है और फिर स्वर्ग के देवता भी उसको वो चीज़ देने के लिए मजबूर हो जाते हैं जो चाहता है। तो हमें वॉरियर की भांति लड़ना, जो हमेशा हम वॉरियर की भांति लड़ते आए हैं जीवन में। आगे भी मैं बोल रहा हूँ कि जो थोड़ा बहुत उनको लग रहा है कि मैं जितना एक्सपेक्ट कर रहा था, अगर कुछ बच्चों को लग रहा है कि जो एक्सपेक्ट कर रहा था वो मेरी रैंक नहीं आई, मेरा रिजल्ट नहीं आया, तो अभी पूरी जीवन पड़ा है। एक कागज़ का टुकड़ा तुम्हारा भविष्य डिसाइड नहीं कर सकता। डिसाइड वो करेगा कि जो मनोबल है तुम्हारा, कि तुम्हें ये दिमाग में रखना चाहिए कि हम अपना भाग्य, मनुष्य अपने कर्मों से भाग्य निर्माण करता है। देवता भी अपना भाग्य का लिख सकते हैं, भगवान राम अपने भाग्य में कभी वनवास नहीं लिखते, माँ सीता का हरण कभी नहीं लिखते। अब मन्यु का वध हो जाएगा, सारे लोग उसको अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घेर के मार देंगे, ये कभी भगवान श्री कृष्ण अभिमन्यु के भाग्य में नहीं लिखते, क्योंकि भगवान ने बोला कि मेरे हाथ में अब आपको भाग्य लिखना नहीं है, आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति, आपका डिवोशन, आपका डेडिकेशन, आपका मेहनत, अपने कर्म से आप भाग्य का निर्माण करोगे। तो अपनी तलवार के दम पे, अपने बाहुबल के दम पे, अपने दृढ़ इच्छा शक्ति, अपनी मेहनत के दम पे तुम अपने भाग्य को निर्माण कर सकते हो। और इतना ज़्यादा फिर स्वर्ग देवताओं को मजबूर कर देते हो कि वो तुम्हें वो चीज़ देने के लिए मजबूर हो जाते हैं जो तुम्हें चीज़ चाहिए। तो बस इस बात को दिमाग में रखना है कि हमें जो मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं, आगे मेहनत करके पहुँचे हैं, और साथ में इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमें ये मेहनत अगर जो रैंक लाने के लिए किया, रिजल्ट लाने के लिए, से दुगनी मेहनत हमें वहाँ कॉलेज में अपनी रैंक को मेंटेन करने के साथ साथ, अपने पॉइंटर मेंटेन करने के साथ साथ, कंपनीज में अच्छे प्लेसमेंट लेने के साथ साथ, जब हम सफल होंगे तो हम अपने घर को ना भूलें, अपने परिवार, अपने कस्बे को ना भूलें, अपने गाँव को ना भूलें, अपने समाज को ना भूलें, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपने राष्ट्र को ना भूलें, क्योंकि हमारा जीवन पूरा राष्ट्र का निर्णय है और उसी को अर्पित हो जाए। उसी के साथ मैं 2 लाइनें जो अपने एकेडमी की थीम रही है वो सभी बच्चों का यही विचार है, और यही थीम के साथ तुम्हें आगे बढ़ना है, और दिमाग में इसी थीम के साथ हमें आगे पढ़ाई करना है। और सभी को इसको आत्मसात इसलिए करना है कि अगर हम जिस राष्ट्र, जिस वतन में रह रहे हैं, हमारी सफलता, हमारी सक्सेस, हमारे परिवार, कस्बे, हमारे माता पिता, हमारे राष्ट्र की कामना है, तो सफलता का कोई मायने नहीं रह जाता, कोई मीनिंग नहीं रह जाता है। कि तन मन धन से अर्पित कर दो इस अभियान को, वंदन कर लो अमर शहीदों के खूनी बलिदान को, और हिम शिखरों से ऊंची कर दो हिंदुस्तानी शान को, वक्त पड़े तो मस्तक दे दो भारत स्वाभिमान को। साथ में सभी बच्चों के विचार और भाव होना चाहिए कि जब तक रहे फड़कती नस एक भी बदन में, जब तक रहे फड़कती नस एक भी बदन में, हो रक्त बूंद भर भी जब तक हमारे तन में, छीने ना कोई हमसे प्यारा वतन हमारा, छूटे स्वदेश के ही सेवा में तन हमारा। वंदे मातरम। अब एक काम करोगे सभी लोग आराम से, है ना, पीछे लेडी स्क्रीन है तो आराम से आ जाओगे, सभी लोग का ग्रुप फोटो भी हो जाएगा, सभी का सारी चीज़ हो जाएगी।